तो अब हम इस वाले केस पे आ रहे हैं बेटा, ये डील कर लिया हमने पूरा। इस केस में जबकि ई वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो दो ट्रेजेक्ट्री है स्ट्रेट लाइन। हाँ बताइए बेटा। हम्म, हाँ हमेशा हेलिकल पाथ हो, तो 100% हेलिकल, ठीक है ना। तो आप दो ही ट्रेजेक्ट्री, तीसरी ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल नहीं जब दोनों पैरेलल है। या तो आपने ई वेक्टर और बी वेक्टर के अलॉन्ग फेंक दिया तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर आपने क्या करा कि हेलिकल दूसरे किसी भी एंगल पर अगर प्रोजेक्ट किया आपने, इन दोनों जिस डायरेक्शन में उससे किसी एंगल पर, तो पार्टिकल की मोशन हेलिकल मोशन होगी विद नॉन यूनिफॉर्म पिच होगी, हमेशा ही होगी। नॉन यूनिफॉर्म पिच भी हमेशा होगी, चाहे आप परपेंडिकुलर फेंको कैसे भी। और पाथ भी क्या होगा, हेलिकल होगा। बट अलोंग द इसी डायरेक्शन में फेंक दिया तो स्ट्रेट लाइन है। तो हम इस पे डील कर रहे हैं, हेलिकल पाथ विद नॉन यूनिफॉर्म पिच पे। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लीजिए, आपको अपने आप काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार, पेपर लगाना। जब दोनों प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपका एक एक पार्ट निकालते जाएंगे अब ध्यान से करते हुए। मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म ई वेक्टर बी वेक्टर आर डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपके वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। दोनों किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है। यूनिफॉर्म है दोनों, यूनिफॉर्म ई वेक्टर बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिफॉर्म ई वेक्टर बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है। और ये आपका x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, इस तरह के, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो दोनों y एक्सिस के अलोंग है। पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज q बाई एम, स्पेसिफिक चार्ज होता है q बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्वेश्चन से समझ आता है हमको, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल, ये पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज q बाई एम, यूनिट मास का चार्ज कहलाता है बेसिकली। ये पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज कितना, q बाई एम, ये लिखा हुआ है। leaves origin O, leaves origin O in direction of x-axis with initial speed v naught, leaves origin O with v vector equal to v naught I cap, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया आपने, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया उसकी, e वेक्टर बी वेक्टर की, ठीक है। देन फाइंड आउट, तो आपको ये सब चीजें बतानी होगी मुझे एकदम निकाल निकाल के। तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी कि आपने ई वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। तो सबसे पहली चीज, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले। वेलोसिटी वेक्टर मतलब बहुत ही आने लायक प्रॉब्लम्स हैं ये भी, ठीक है ना, वही वही चूज की गई है इनमें बस। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दो चीजें तो वही हैं आपकी, कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको बताने होंगे तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। और तीसरा है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स क्रॉसेस y एक्सिस फॉर nth टाइम, ठीक है ना। फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट क्रॉसेस y axis nth time, when it crosses y axis nth time। तो ट्रेजेक्टरी में तो हमको लग ही रहा है कि क्या होने वाला है, एक्स एक्स जेड प्लेन में ही चलने वाला है सर्कल तो, ठीक है ना। और वो अनअफेक्टेड रहेगा, एक्स जेड प्लेन की स्पीड भी वही रहेगी। ई वेक्टर नहीं डेवलप कर लेगा, बट ई वेक्टर वी नॉट को चेंज कर नहीं पाएगा, और बी वेक्टर तो करता नहीं, ठीक है ना। फाइंड आउट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, तो काफी आइडिया आपको लग ही गया होगा, क्वेश्चन दिमाग में क्लियर हो गया होगा आपके इतनी देर में, और वो भी जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है इसका, कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड आउट
एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर, एंगल बिटवीन पार्टिकल्स velocity vector and y axis at that moment, and y axis at that moment, और उस इंस्टेंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा। ये आपको चार प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले ट्रेजेक्ट्री पर आ रहे हैं अपन सबसे पहले। तो ट्रेजेक्ट्री लिख दिया क्या, y कोऑर्डिनेट वी वाई लिख दोगे क्या आप खुशी, वी वाई बता सकते हैं आप इस प्रॉब्लम में जल्दी से, वी वाई कितना होगा किसी भी टी टाइम पर, वी वाई की वैल्यू कितनी होगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वी वाई क्या लिखा जाएगा, बताइए जल्दी बताइए, वी वाई कितना होगा, वी वाई भाई आप बताओ जल्दी से, वी वाई बताओ। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपका वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन क्यू ई बाई एम ही है ना बेटा। क्यू कॉमा एम को फेंका तो क्यू ई फोर्स कांस्टेंट है, कभी क्या मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग आ सकता है क्या, कभी भी बताइए ध्यान से। क्या मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट कभी वाई एक्सिस के अलोंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग खुद बी वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है एकदम सबको। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग केवल एक ही फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसकी वजह से एक्सलरेशन कितना होगा, क्यू कॉमा एम अगर पार्टिकल है तो ये सब बच्चों को पता है, क्यू ई बाई एम एक्सलरेशन होगा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हाँ वाई डायरेक्शन में वी का कंपोनेंट तो आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पहले नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने डेवलप कर दी, क्योंकि ए वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सलरेशन है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं, क्या आपको ध्यान रहे तो, नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स along y एक्सिस के along मैग्नेटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता, नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स along y एक्सिस। ठीक है ना, y एक्सिस के along केवल यही रह सकता है, तो फिर आपको y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, इसी तरह बता सकते हैं y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जल्दी से आप बताइए, y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, बता सकते हैं अभी, जैसे माही ने बताया तुरंत वैसे आप भी बता सकते हैं क्या, एक बार बताओ जल्दी से। वाई कोऑर्डिनेट भी इसने वी वाई बता दिया, तो खुशी आपको आ गया, वाई क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, अब आना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई का ठीक है एकदम। नहीं टी क्यूब क्यों है आपका, वाई कोऑर्डिनेट, हाँ, और नहीं नहीं बेटा नहीं, हाँ टी स्क्वायर ही आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, क्या कर रहे हो। ठीक है ना, हाँ हाँ वैसे नहीं गलती करो, ये तो बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, इसे थोड़ा ध्यान से। ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर ही लगेगा, जिनिशियल वेलोसिटी वाई में जीरो थी, और इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, क्योंकि वाई एक्सेस के अलोंग कांस्टेंट एक्सलरेशन है क्यू ई बाई एम। देख लो बेटा, वाई एक्सेस का एनालिसिस खत्म हो गया हो तो मैं उसकी तरफ बढ़ूं, अगर आपने वाई एक्सेस का एनालिसिस खत्म कर लिया हो तो आप भी बढ़े मैं भी बढ़ूं, वाई एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट एक्सलरेशन था तो उनको तो आता है। ठीक है ना, 11वीं में तो मेहनत करते ही हैं, शुरू में आते ही हम, फिर बाद में बड़े ही कम कर देते हो, बट शुरू में तो लगता है कि हम पढ़ेंगे साइंस, एकदम मेहनत करते हैं तो सब कुछ आ जाता है, प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स और ये सब तो आता ही है सबसे। तो कितना हो गया, वी वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर इधर है, तो वी क्रॉस बी किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है ना, तो कैसे आ रहा है आपका मैग्नेटिक फोर्स का सेंटर, तो ये सर्कल में ऐसे घूमता हुआ चलेगा बेटा, वही पहली कलम बात, आगे भी बढ़ता रहेगा, बट पिच यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या, सर्कल में, हाँ वैसे की वैसे लिख दें। हाँ दोबारा बोलो एक बार, इसी तरह क्या कह रहे हो आप, वाई डायरेक्शन में केवल है ना, हाँ वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट, इसलिए पिच कांस्टेंट नहीं। ये क्लियर है आपको सीधा।
क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ना, एक चक्कर में जितना इसका चक्कर का टाइम तो वही है 2 पाई m/क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं आया बेटा। एक्स जेड प्लेन में ई वेक्टर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। एक्स जेड प्लेन में ई वेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। नो रोल ऑफ ई वेक्टर, ये समझिए इस चीज को। नो रोल ऑफ ई वेक्टर इन मोशन इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में तो ई वेक्टर का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। ई वेक्ट अब क्योंकि एक्स जेड प्लेन में गवर्न करेगा मैग्नेट। हाँ, वाई एक्सेस के अलॉन्ग मोशन में बस, क्योंकि ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर लें। इधर आपने वी नॉट से फेंका था, इधर ई वेक्टर था, इधर ही बी वेक्टर था, ये एक्स था, ये इधर वाई एक्सेस थी, ये जेड था। तो एक्स जेड प्लेन में इस तरह से मोशन बन रही है। देखो दिक्कत तो नहीं है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है ना। एक बार वाई एक्सेस को भूल जाऊं, केवल एक्स जेड प्लेन में देखूं तो सर्कल ऐसा बनेगा। तो इसी सर्कल को अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं मैं 2D में, ठीक है ना। इसी सर्कल में इसी को मैं अगर ड्रॉ करूं वाई जेड, कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ करूं, एक्स जेड प्लेन में अगर ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा ये आपका सर्कल है। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना, जेड में जा रहा है देखो। तो बस, तो आप अब एक्स जेड प्लेन का एनालिसिस तो आपको आता ही है, तो मैं पहले करा चुका हूँ, जस्ट बहुत कर चुके हैं। अब आप कभी गलती नहीं कर सकते, ऐसा हो चुका है तो कभी गलती करिए मत। इधर है कितना है, वी नॉट है, ये स्पीड अनचेंज रहेगी बेटा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो आपका थीटा लिख दो आप, तो बस आ गया आपके पास। वी एक्स कितना लिख दोगे, वैसे की वैसे ही बिल्कुल। तो यार थीटा 90। हम्म। तो वी एक्स आ गया वी नॉट कॉस थीटा, मतलब वी कॉस ओमेगा टी। वी वाई आ गया वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सॉरी, वी जेड कह रहा हूँ, वी जेड। वी वाई तो आप ऑलरेडी लिख दिया। वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, वी जेड आ गया आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है, तो तीनों कंपोनेंट आ गए। देखो वी एक्स आ गया वी नॉट कॉस गिवन की टर्म में क्यू बी बाई एम इंटू टी। ये भी ओमेगा का एक्सप्रेशन भी सबको याद हो गया होगा, इतना यूज कर लिया कल। तो वी वाई कितना निकाला था अपन ने, क्यू ई बाई एम इंटू टी। और जो वी जेड निकला वो कितना आ गया, वी नॉट साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो ये तीनों ही कंपोनेंट निकल के आ गए आपके, वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली वो भी निकाल सकते हैं, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इन्हीं के इंटीग्रेशन से, क्योंकि ओरिजिन पे था इनिशियली। तो ये कितना आएगा, एम वी नॉट बाई क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक है। और y कितना आएगा आपका, 1/2 इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। और z कितना आ जाएगा आपका, z का थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ, 1 - cos ओमेगा टी वाला जैसे आता है, तो ये z आ जाएगा आपका mv0/क्यूबी 1 - cos क्यूबी/m इंटू टी, ये आ जाएगा। देखो बेटा एक्स वाई जेड तीनों निकल गए क्या आपके, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, वी एक्स वी वाई वी जेड और एक्स वाई जेड निकालने में। ठीक है। चलो, तो ये दो पार्ट हो गए आपके। दो पार्ट आपने सक्सेसफुली कर लिए हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, तब भी आप डीलिंग कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इट क्रॉसेस वाई एक्सिस nth टाइम। तो nth टाइम पर टाइम कितना होगा ये बताओ, जब nth टाइम क्रॉस करेगा, पहली बार कितनी देर बाद क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को। इशिता बताना एक बार जल्दी से, पहली बार वाई एक्सिस को कितनी देर बाद क्रॉस करेगा ये, एक बार बता सकते हो आप? नहीं, ये तो रेडियस का फार्मूला है, कितनी देर बाद क्रॉस करेगा ये बताओ आप। हाँ, ये आपने इधर फेंका, तो फिर क्रॉस करा। देख रहे हो आप, घूमता हुआ दिख रहा है बेटा आपको, सही एकदम। इस तरह से सर्कल पे, तो ऐसे चल के जो आ रहा है, इस तरीके से जो घूम के ऐसे जाके टच कर रहा है,
हाँ, बिल्कुल माही सही है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, वही समझ गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका एग्जैक्ट प्लेन में क्या है, सर्कुलर मोशन है, और सर्कल का उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है ना, 2 पाई m/क्यूबी। वो स्पीड स्पीड से तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, कितनी भी स्पीड बढ़ जाए। बताइए बेटा, क्लियर है एकदम? और किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? थर्ड पार्ट पे कि आपका जो सर्कल एग्जैक्ट प्लेन में घूम रहा है, इसको तो एक चक्कर में हमेशा 2 पाई m/क्यूब ही लिखा है, क्योंकि स्पीड के साथ कुछ भी हो, वाई एक्सेस में कुछ भी डेवलप हो जाए, ये उस पर थोड़ी नहीं चेंज डिपेंड करता है, तो फिक्स है आपका। ठीक है। तो आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम एट विच क्रॉसेस nth टाइम,